नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी पॉलिटी श्रृंखला में नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जो कल हमने आपको पढ़ाया था वो ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं, जो संविधान की अनुसूचियां हैं, उनको थोड़ा सा हम गहन अध्ययन की ओर बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम प्री का जो एग्जाम तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ जरूरी होता है कि हमें मेंस भी कवर अप कर लिया जाए। तो उसमें हमने आपको कल जो पढ़ाया था वो फर्स्ट अनुसूची के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था और सेकंड अनुसूची के बारे में बताया था कि वेतन किस तरीके से किस किस के तहत दिए जाते हैं और उसमें खर्चे का भी क्या प्रोसेस होता है। ठीक है ना। पहली अनुसूची जो हमने पढ़ाई थी वहाँ दो शब्द यूज किए जाते हैं बच्चों, उनको आज आप समझ लो। एक शब्द होता है बच्चों एकीकरण, या इसे बोल सकते हो यूनिफिकेशन। ठीक है। और एक शब्द होता है बच्चों पुनर्गठन, जी हम रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। दोनों का मतलब हम आपको बताते हैं। ये जो यूनिफिकेशन है बच्चों, ये रियासतों के संदर्भ में किया जाता है। जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये माना जाता था कि आजादी के बाद भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत में जो लगभग 565 प्लस जो रियासतें थीं, उनको किस तरीके से भारत में एक किया जाए, जिसमें जो राजा रजवाड़े थे रियासतों के, वो संप्रभुता की भी मांग कर रहे थे कि भाई उनको संप्रभुता वो इसका वादा कर रहे थे। तब यहां ये माना जाता है बच्चों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीपी मेनन। इन दोनों व्यक्तियों की समझदारी और इनके साझा प्रयास से और चतुराई से लगभग भारत में सभी रियासतों को मर्ज कर लिया गया था। और मर्ज मतलब यूनिफिकेशन कर लिया गया। तो ध्यान रखना, रियासतों के संदर्भ में जो शब्द यूज किया जाता है वो एकीकरण शब्द यूज किया जाता है। पुनर्गठन जो शब्द यूज किया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना, भारत बनने का फर्स्ट फेज था। कौन सा था? फर्स्ट फेज था, ये पहला चरण। उसके बाद मैंने बताई थी 1953 में आंध्र प्रदेश बना। उसके बाद 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, वहां से पुनर्गठन शब्द और सेकंड फेज की शुरुआत होती है राज्यों के सेकंड फेज। तो ये पुनर्गठन का मतलब था जैसे 12 राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो इन दोनों की वजह से भारत का लगातार जो इंटरनल मैप है या इंटीरियर मैप है, भारत का जो आंतरिक मैप, पुनर्गठन का विशेष इसमें सपोर्ट है कि जो इंटरनल मैप है वो बदलता रहता है, बहुत बदलता रहता है। इसमें हमेशा बदलाव देखने को मिलते हैं। एकीकरण के समय उतना नहीं बदला था। उसमें एकीकरण के समय तो बाहर से भी कुछ राज्य भी थे जिसे हम अर्जन बोलते हैं, लेकिन पुनर्गठन के समय भारत का जो आंतरिक मैप था, आंतरिक मैप से मतलब जैसे आजादी के बाद बिहार था, लेकिन वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो इस तरीके से जो इंडिया के अंदर का मैप था वो बदलता आज भी बदलता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया,
तो इस पुनर्गठन की वजह से भारत का जो आंतरिक नक्शा है, इंटीरियर जो मैप है, उसमें लगातार बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो हमने एकीकरण शब्द को आपको बताया कि ये रियासतों के संदर्भ में था। ये फर्स्ट चरण था नेशनल बिल्डिंग का। तो आपसे पूछे तो आप बताओगे ये फर्स्ट फेज था नेशनल, भारत में, ऐसा लिख दोगे, भारत में नेशनल बिल्डिंग का पहला फेज था। अब भारत में नेशनल बिल्डिंग का पुनर्गठन जो था वो सेकंड फेज था। तो दोनों शब्दों को आप भिन्नता देखोगे कि दोनों में क्या है, दोनों में ही भिन्नता देखने मिलती है। और इनके बाद लगातार हमारा जो इंटरनल मैप है वो लगातार क्या रहा है, लगातार बदलता रहा है। ठीक है ना, जिसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रोसेस यही रहा था। अब बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तीसरी अनुसूची की, क्योंकि दूसरी अनुसूची हमने कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची, जिसका बेसिक हमने आपको बता ही दिया था कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें बच्चों शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, ओथ के बारे में है। मैं एक बार और आपको रिवीजन करा दूं, रिवीजन बार बार करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट अनुसूची में मैंने बताया था भारत, या लिख सकते हो संघराज्य क्षेत्र। सेकंड में हमने आपको बताया था वेतन भत्ते व पेंशन विभिन्न विभिन्न पदाधिकारियों के। तीसरी में हमने ये बताया था शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप। फोर्थ में हमने राज्यसभा सीटों का आवंटन या उनके स्थान बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पांचवी में हमने एससी और एसटी की जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध थे वो बताए थे। छठे में हमने आपको ये बताया था कि केवल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध के बारे में। सातवीं में मैंने ये बताया था राज्यों को मतलब भारत में शक्ति का विभाजन था। वो विभाजन 3 सूचियों में देखा गया, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। उसके बाद हमने आपको ये बताया था 8वीं जो सूची थी वो भारत की भाषाओं को संवैधानिक वैधता देने की बात करती है, जिसमें अब तक 22 भाषाओं को संवैधानिक वैधता भारत में दी गई है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, शुरुआती फेज में केवल 14, मूल संविधान की बात करें तो केवल 14 भाषाएं थी जिनको संवैधानिक वैधता प्राप्त थी। लेकिन उसके बाद सिंधी जुड़ी, मणिपुरी जुड़ी, नेपाली जुड़ी, कोंकणी जुड़ी, बोडो जुड़ी, डोगरी जुड़ी, संथाली जुड़ी और मैथिली जुड़ी। कुल मिला के भाषाएं कितनी हो गई, भाषाएं हो गई बच्चियों 22। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन था 1951 में, जो भारत सरकार द्वारा पहला किया गया संशोधन था, जिसमें भूमि सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी। कई सारी चीज और भी थी जिसे हम आगे जाके 9वीं सूची में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दल बदल कानून, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, ग्राम पंचायतों में। और 12वीं जो लास्ट अनुसूची थी बच्चियों वो बात करती है नगर पालिकाओं की। तो ये बताया था हमने। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आपसे वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में करेंगे। तीसरी अनुसूची, अगर इसमें विषय आप देखते हो क्या विषय है, अगर आप ये देखोगे विषय क्या है, तब इसमें आप बात करोगे कि इसमें ओथ, शपथ एवं प्रतिज्ञान, इसके प्रारूप की बात करती है। तो किसकी शपथ की बात करती है और किसकी शपथ की बात नहीं करती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है ना। तो इसमें जो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इसमें राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल
गवर्नर, स्टेट गवर्नर जो होती है, इनको इस सूची के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती। इनको तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती। ये बात मैंने क्लियर कर दिया था। तो फिर किसके तहत दिलाई जाती है? इनको शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान में प्रविष्ट अनुच्छेद के तहत, जिसमें जो राष्ट्रपति होते हैं उनको आर्टिकल 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है, और जो राज्यों के गवर्नर होते हैं उनको बच्चों आर्टिकल 155 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अभी से ये चीज पूरी दिमाग में एक थीम के रूप में आपके सामने होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसमें फिर किसको शपथ दिलाई जाती है? तो इसमें बच्चों को शपथ दिलाई जाती है वो पीएम व विभिन्न मंत्री, कौन दिलाएगा इनको शपथ? क्वेश्चन उठता है कि कौन दिलाता है इनको शपथ? तो ध्यान रखना, पीएम को और मंत्री को सिर्फ तो सिर्फ ओनली केवल भारत का राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कई में शपथ में क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आर्टिकल 60 के तहत। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में बच्चियों, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं होता है तो उस समय उसका अल्टरनेट होता है कि जो वरिष्ठ, जब सीजेआई नहीं होगा तो इसका जो अल्टरनेट होता है, जो विकल्प होता है, वो होता है वरिष्ठ जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वरिष्ठ जो जज होता है वो इसे शपथ दिला सकता है। नहीं समझ में आ रही? जैसे राज्यपाल होता है, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? स्टेट चीफ जस्टिस का, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश का। अगर ये नहीं होगा तो इसका अल्टरनेट क्या है? वरिष्ठ जज, राज्य का वरिष्ठ जज राज्यपाल को शपथ दिला सकता है। ऐसा मंत्री और पीएम के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता है। ध्यान रखना इसको, केवल तो केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाएगा। इस चीज को दिमाग में आप अपने में भर लीजिए, ठीक है ना। और जो शेष होते हैं बच्चियों, इनके अलावा जो भी शेष पद होते हैं वो सब थर्ड अनुसूची के तहत, उन सबको तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। तो किनको अनुच्छेदों के तहत शपथ दिलाई जाती है, किनको केवल राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, किनको अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता है तो कौन शपथ दिलाता है, ठीक है। तो कई बार बच्चों आईएएस और पीसीएस के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार पूछा जाता है मेंस में कि इनके जो शपथ का तरीका होता है या शपथ में क्या कुछ वेरिएशन मिलता है, कुछ भिन्नता मिलती है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल, जरूर मिलती है, ठीक है ना। तो क्या भिन्नता मिलती है हम उसे एक बार देख लेते हैं। एक तरफ मैं पद लिख देता हूं और एक तरफ मैं शपथ का प्रारूप लिख देता हूं। शपथ प्रारूप शब्द यूज किया गया ना, शपथ का प्रारूप। दूसरी बात मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं बच्चों, इसमें दो चीज हैं। इसमें क्या है? दो चीज। एक तो इसमें शपथ है, दूसरा इसमें प्रतिज्ञान है। तो वैसे किसी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आज हम इन दोनों टर्मिनोलॉजी को भी आपको बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से ये तैयार भी हो जाएगा। वह हम बताएंगे कि जो व्यक्ति शपथ नहीं लेता
फिर वो प्रतिज्ञान का यूज करता है। कैसे करता है, क्या होता है ये प्रतिज्ञान, उससे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है, वैसे अगर मैं जनरली आपको बताऊं कि बेसिकली ऐसा होता है कि जो ओथ ली जाती है, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे लोग भारत को की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं, लोग संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ लेते हैं, लोग मतलब भाईचारे को बनाए रखने की, लोग भारत में एक बोलते हैं नॉन वायलेंस के लिए भी शपथ लेते हैं। तो ये सामान्य शपथ होती हैं कि भाई जो भी काम करेंगे हम ईमानदारी की शपथ लेते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन फिर भी जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं इनमें कुछ अंतर होता है जो आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब हम बच्चों राष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं तो भारत की एकता अखंडता की तो शपथ लेता ही लेता है, सब लेते हैं इसकी, सच्ची श्रद्धा की भी सब शपथ लेते हैं और श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन की भी शपथ लेते हैं। तो लेकिन यह अंतर क्या है, अंतर यह है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। किसकी लेता है? संविधान के संरक्षण। उनके साथ साथ राष्ट्रपति क्या लेता है? संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, जिसमें वो 3 चीजों का यूज करता है। वो कहता है कि संविधान के संरक्षण, डिफेंड बोल सकते हो इसे, डिफेंड, संविधान के प्रतिरक्षण जिसे आप प्रोटेक्ट बोल सकते हो, जिसे आप प्रोटेक्ट बोल सकते हो, और संविधान के परिरक्षण, प्रिजर्व की, संविधान के परिरक्षण मतलब प्रिजर्व की। राष्ट्रपति जब अपनी शपथ लेता है तो इन 3 शब्दों का यूज संविधान के संरक्षण के रूप में करता है कि वो संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है। बात समझ में नहीं आ रही? राष्ट्रपति की शपथ में ये चीज बिल्कुल अलग होते हैं। किसका संरक्षण करेगा? संविधान का करेगा। किसका प्रतिरक्षण करेगा? संविधान का करेगा। किसका मतलब परिरक्षण करेगा? संविधान का करेगा। तो ये शपथ लेता है राष्ट्रपति। उसमें अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की उपराष्ट्रपति, तो बच्चे जो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है वो श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ लेता है। वो कहता है कि मैं श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों का, वो केवल कर्तव्यों की लेता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ये शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई ज्यादा कार्य होता नहीं है भाई, कोई विशेष उसे कार्यभार उसे उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में नहीं होता है या वो मर जाता है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्य संभालता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ज्यादा कार्यभार नहीं दिया जाता है, इसीलिए वो केवल श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन की क्या लेता है? शपथ लेता है। वहीं हम बात करें बच्चियों, मंत्री जो लेते हैं वो किस चीज की शपथ लेते हैं? आपका जवाब होना चाहिए जो मंत्री होते हैं वो 2 रूप में शपथ लेता है। एक तो अपने पद की शपथ लेता है और एक अपने गोपनीयता की शपथ लेता है। पद की तो सब लेते हैं, लेकिन मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ फिर क्यों दिलाई जाती है अलग से? इसके पीछे का भी फैक्टर है बच्चों कि जो मंत्री होते हैं उनको गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है क्योंकि मंत्री सरकार का शामिल एक अंग होता है। मंत्री जो होता है सरकार
की विशेष जो गोपनीय जानकारी होती है वो जानकारी उसे पता होती है, जैसे खजाने से संबंधित जानकारी, जैसे परमाणु हथियार खरीदना या ना खरीदना, कहां से कितने में खरीद रहे हैं, कितने में नहीं खरीद रहे, ये गोपनीय जानकारी उसके पास होती है और वो जानकारी को लीक ना करे जिससे भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचे। इसीलिए जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि मंत्री को सरकार की मैक्सिमम बातों के बारे में पता होता है। तब उसमें यह भी कहा गया था, एक रिपोर्ट आई थी सेकंड एआरसी की, एक रिपोर्ट थी बच्चों सेकंड एआरसी द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सेकंड रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ये जो मंत्री होते हैं वो गोपनीयता की जगह पारदर्शिता, इनको गोपनीयता की जगह ट्रांसपेरेंसी की मतलब पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए। ये किसमें कहा गया? सेकंड एआरसी की रिपोर्ट। क्योंकि ये बोला था कि अब जो दौर आया है वो किसका दौर चल रहा है? आरटीआई का दौर चल रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, सूचना के अधिकार का दौर चल रहा है। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो इनसे राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जो है उसके तहत जवाबदेहिता सुनिश्चित कर दी जाएगी। तो ये बोला गया कि भाई इनमें गोपनीयता की जगह पारदर्शिता की शपथ दिलानी चाहिए या लेनी चाहिए। तब मंत्री जो शपथ लेता है वो ध्यान रखना केवल न्याय करने की शपथ लेता है। किसकी? न्याय करने की शपथ लेता है। मिनिस्टर जो होता है वो किसकी शपथ लेता है? वो न्याय करने की शपथ लेता है। तो हमने राष्ट्रपति की शपथ बताई बच्चों आपको कि ये संविधान के संरक्षण की और डिफेंड, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति सदापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेता है और मंत्री न्याय करने की शपथ लेता है, जिसमें वो पद की भी शपथ लेता है। उसके बाद वो किसकी लेता है? गोपनीयता की शपथ लेता है। और सेकंड एआरसी के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम आपको बताते हैं कि जो जज होते हैं वो किस चीज की शपथ लेते हैं। तो बच्चियों, जो जज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, जज जो होता है वो जो संविधान की विधि एवं मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेता है, को बनाए रखने की शपथ लेता है। क्योंकि जब भी हमारी जुडिशरी कोई फैसला देती है तो उस संविधान को, जो भी संविधान में है, संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसला देती है। तो वो शपथ किस चीज की लेता है? जज के संविधान की जो विधि है और उसकी जो मर्यादा है उसे बनाए रखा जाए। ठीक है ना? तो विधि और संविधान की मर्यादा, क्या विधि और संविधान की मर्यादा की क्या लेता है? ये शपथ लेता है। इस चीज को आप ध्यान रखो। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो प्रत्याशी होते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रधान का प्रत्याशी, मतलब प्रधान पद का प्रत्याशी या एमएलए पद का प्रत्याशी, जो प्रत्याशी जो होते हैं, भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उन प्रत्याशियों की शपथ की भी बात करता है। जब वो पर्चा भरने जाते हैं उस समय भी उन्हें क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। ये जो सब भारतीय संविधान है वो प्रत्याशियों की भी शपथ की बात करता है। तो जैसे चुनाव हुआ कोई, उस चुनाव में चाहे वो लोकसभा के मेंबर हों चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हों, ये प्रत्याशी के रूप में क्या लेंगे? प्रत्याशी के रूप में भी शपथ लेते हैं। लेकिन जब ये जीत करके आते हैं तो जीतने के बाद, और ये प्रत्याशी के रूप में शपथ कहां लेते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष, जिला
डिस्ट्रिक्ट पर जो इलेक्शन ऑफिसर्स होता है उसके समक्ष लेते हैं। और क्या कहते हैं, ये लेते हैं भारत की और या राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। क्या बोलते हैं ये शपथ में बात करते हैं भारत या राष्ट्र का नाम ले लो कि एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करते हैं अपनी शपथ में जो प्रत्याशी होते हैं किसके सामने, जिला चुनाव निर्वाचन आयोग। तो बात आती है ये अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं या अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए कि ये जो प्रत्याशी के रूप में शपथ ली जाती है भारत या राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की, ये शपथ भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के, थर्ड अनुसूची के तहत ली जाती है। तीसरी अनुसूची के तहत ली जाती है प्रत्याशी के रूप में। और जब प्रत्याशी जीत जाता है तब ध्यान रखना, जैसे ये प्रत्याशी जीत गया तो आपने देखा होगा जैसे लोकसभा का कोई सांसद जीत गया, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ के कौन हैं, सतीश गौतम। तो ये जब जीतने के बाद शपथ लेंगे तो इनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर के सामने सदस्य के रूप में, अब ये किसके रूप में शपथ लेंगे, लोकसभा के सदस्य के रूप में। एक एक चीज को दिमाग में नोट कर लो, बहुत गहराई में डिस्कशन कर रहा हूं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपको मेंस और प्री लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी लेक्चर है। तब ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को, या वो वरिष्ठ हो सकता है, उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और फिर ये प्रोटेम स्पीकर अन्य को शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक है ना। अब ये किस चीज की शपथ लेते हैं सदस्य के रूप में, तो ध्यान रखना अपने पद का या पद के कर्तव्यों का पूरी श्रद्धा के साथ निर्वहन करने की, या सच्ची श्रद्धा के साथ। ये किसके रूप में, अपने पद का सच्ची श्रद्धा के रूप में निर्वहन अपने पद पर रहते हुए पद के कर्तव्यों का सच्ची श्रद्धा के रूप में निर्वहन करना। प्रत्याशियों की शपथ इसीलिए की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे, संविधान निर्माता कहा जाता है बच्चे, उनको ये पता थी कि जो आने वाली जनरेशन होगी वो उतनी नौटंकीबाज होगी कि देखा होगा जब हल्की सी बात आती है, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, तो सर पे हाथ रख के कसम खा लेते हो और जिस चीज की कसम खा के जाते हैं उसी को थोड़ी देर बाद जाके करते हैं। ये आज की जनरेशन की बात है। शपथ जो कसम की जो मैं बात कर रहा हूं, ये पहले जो समाज था उसके अंदर इसकी भावना बहुत कूट कर हुई थी। वो बहुत संवेदनशील होता था इस बात को लेकर के, बहुत ही इमोशनल होता था कसम को लेकर के। तो वो कसम खाता था तो उस काम को करता था, बशर्ते डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पता थी कि भाई शपथ प्रारूप इसीलिए रखना चाहिए कि आने वाले समय में ये जो नौटंकीबाज आएंगे, इन नौटंकीबाज निश्चित रूप से अपनी भावनाओं से परे जाकर के चलेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये शपथ प्रारूप को संविधान में ऐड किया था। तो इसके बाद बच्चों जो हम डिस्कस करते हैं, तो मैंने ये बताई थी कि ये नौटंकीबाज जो होते हैं उनके लिए इसका प्रावधान किया गया था। तो एक डिस्कस करते हैं बच्चों, जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द और था उसमें प्रतिज्ञान, है ना, शपथ के साथ साथ प्रतिज्ञान था। तो हमने ये बताई कि जो शपथ होती है वो किस किस तरीके से कौन कौन लेता है। तो अब एक चीज बताइए बच्चों, जो इंसान होते हैं, मानव, वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक तो नास्तिक, आप सब लोग जानते हो, और एक आस्तिक। नास्तिक मतलब जो भगवान में
विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर की सत्ता को मानता नहीं है, ईश्वर की सत्ता में कोई भी आस्था नहीं करता, उसे हम नास्तिक बोलते हैं। और जो भगवान की सत्ता पर विश्वास करता है या भगवान को मानता है, ईश्वरी सत्ता को मानता है, उसे आस्तिक कहते हैं। नास्तिक में भी बच्चों दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक विशिष्ट, जिन्हें हमें कुछ स्पेसिफिक बोलते हैं, एक जनरली लोग, साधारण लोग। विशिष्ट लोग वो लोग होते हैं जो वेदों की घोर निंदा करते हैं, जो वेदों की, जो वेद थे, शास्त्र थे, वेद या शास्त्र की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, जिनमें कई थे, आप कह सकते हो, जैसे चारवाक, वो नहीं मानता था क्या होता है ईश्वर भी, वेद वेद क्या होता है, कुछ नहीं, खाओ पियो मजे लो। मतलब अगर घी पीने के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़े तो ले लो कर्ज। घोर मेटेरियलिस्ट था ये, भौतिकतावादी था। वहीं बौद्ध धर्म, वहीं जैन धर्म, ये बने ही किस लिए थे कि उस समय जो वैदिक काल का उत्तर फेज था, उत्तरोत्तर फेज था, उसमें समाज में बहुत अस्थिरता थी। इस बात को लेकर के कि वेदों में बातों में बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी देखने को मिलती थी, भेदभाव मिलता था, मनुस्मृति अपने चरम पर थी। तब समाज की अस्थिरता को रोकने के लिए ये धर्म जनरेट हुए थे, ओरिजिन हुआ था इनका। तो ये विशिष्ट में थे, विशिष्ट लोग थे। गौतम बुद्ध हैं, महावीर, भगवान महावीर स्वामी हैं, चारवाक हैं, ठीक है ना। एक वो लोग होते हैं जो ईश्वर को, सिंपली जो नास्तिक होते हैं वो होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। बात समझ में आ रही है? जो ईश्वर को नहीं मानते वो साधारण नास्तिक लोग होते हैं। तब तो एक सवाल तो जरूर उठता है कि जब शपथ दिलाई जाती है तो उसमें आस्था की शपथ दिलाई जाती है। आस्था मतलब किसी न किसी से, ईश्वरी शक्ति से आस्था रखना। तो जो नास्तिक लोग हैं भाई, अब जरूरी तो नहीं है कोई राष्ट्रपति बनेगा कि वो जरूरी है वो किसी में आस्था रखता हो, ऐसा तो भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गया। मेरी बात को समझना एक एक को ढंग से। लेकिन वो क्या बन गया? राष्ट्रपति। मान लो गोविंद है, वो राष्ट्रपति बन गया और वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। और जब शपथ दिलाई जाती है, शपथ एक आस्था का प्रतीक होता है, तो फिर गोविंद किसकी शपथ लेगा? जब वो ईश्वरी सत्ता या आस्था पर विश्वास ही नहीं करता, तो फिर गोविंद शपथ किसकी लेगा राष्ट्रपति के रूप में? ये देखने वाली बात है। कुछ समय अंतराल में आपको पता भी चल जाएगी, लेकिन मैं आज अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब पता चलेगी, जब मैं लूंगा शपथ, तब आपको पता चलेगी, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है बच्चियों, कि जो आस्तिक लोग होते हैं, मतलब ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले लोग, वो तो निश्चित रूप से क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। जब वो किसी न किसी आस्था की शपथ लेते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं बच्चियों, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? सत्यनिष्ठता की, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता की शपथ लेते हैं। सॉरी, शपथ नहीं, प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रतिज्ञा। सत्यनिष्ठता की क्या लेते हैं? प्रतिज्ञा लेते हैं। इसीलिए शपथ के साथ प्रतिज्ञान शब्द को यूज किया गया कि जो नास्तिक हैं भाई, वो तो शपथ लेंगे नहीं, तब वो क्या लेंगे? तब वो सत्यनिष्ठता की प्रतिज्ञा लेंगे। तो हमारे संविधान में जो प्रतिज्ञान शब्द ऐड किया गया है, वो ईश्वर को नहीं मानने वालों को किया गया है, और जो शपथ शब्द यूज किया गया है, वो ईश्वर को मानने वालों के लिए किया गया है। बात समझ में नहीं आ रही? तो ये डिस्कस हो गया तीसरी अनुसूची। उसके बाद में बच्चों आपको शपथ
नेक्स्ट चौथी अनुसूची के बारे में जब मैं बात करता हूं तो ये राज्यसभा सीटों के बंटवारे के बारे में बात करती है। मैं एक डिस्कस और करूंगा कि जो स्वायत्त शासी परिषद होती है, ऑटोनॉमस जो काउंसिल होती हैं, वो भारत में दो रूप में देखने को मिलती है। एक तो ऑटोनॉमस काउंसिल पूर्वोत्तर क्षेत्र में या पूर्वोत्तर राज्यों में, दूसरी दोस्तों बंगाल, लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, या अंडमान निकोबार मान लो, अंडमान निकोबार में भी। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो पूर्वोत्तर राज्य की ऑटोनॉमस परिषद हैं वो 6वीं अनुसूची के तहत बनी होती हैं। 6वीं अनुसूची के तहत क्या होती हैं, बनाई जाती है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में आपने गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी सुनी होंगी। तो गारो हिल्स मतलब पहाड़ियां, हिल्स ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल। मेरा कहने का मतलब गारो ऑटोनॉमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल। गारो पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद। वैसे ही एक पहाड़ी हो रहा खासी, तो खासी पहाड़ी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल है। एक जयंतिया है, जयंतिया पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियों के नाम, उसी के नाम से आदिवासी क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है उनमें स्वायत्त शासी परिषद बनाई गई है। और ये किसके तहत बनाई जाती है बच्चों, 6वीं अनुसूची के तहत ऑटोनॉमस परिषद की बात कर रहा हूं मैं। वही हम बंगाल, लेह लद्दाख वगैरह, अंडमान निकोबार में बात करें तो ये जो ऑटोनॉमस परिषद बनाई जाती है इस क्षेत्र में, ये संसद के कानून के तहत बनाई जाती है। संसद के कानून के तहत बनाई जाती है। तो ध्यान रखोगे ये किसके तहत बनाई जाती है, संसद के कानून के तहत बनाई जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। जब हम यहाँ बात करते हैं ऑटोनॉमस वगैरह या जनजातियों वगैरह की, तो यहाँ एक आर्टिकल है जिसपे मेंस में क्वेश्चन भी आया है आईएएस में, आर्टिकल 244। आर्टिकल 244। तो इसमें क्या है बच्चियों, आर्टिकल 244 में दो आर्टिकल सब क्लॉज के रूप में ऐड किए गए हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट, और एक आर्टिकल है बच्चियों आर्टिकल 244 क्लॉज। ध्यान रखना, संविधान में मान लो अनुच्छेद 4 लिख रहा है तो ये अनुच्छेद है, अगर यहाँ का लिख रहा है तो ये क्लॉज हो गया, और यहाँ का के जगह और मान लो ये ए लिख रहा है कैपिटल और यहाँ स्मॉल ए लिख रहा है, तो ये बच्चों क्लॉज है और ये सब क्लॉज है। ये सब क्लॉज, आप ध्यान रखोगे इस चीज का। ये स्वतंत्र आर्टिकल है। आर्टिकल अगर 4 है तो ये स्वतंत्र आर्टिकल है, मूल आर्टिकल है, मूल संविधान का। ये मूल संविधान का आर्टिकल है, स्वतंत्र आर्टिकल। इसे क्या बोलोगे, स्वतंत्र अनुच्छेद। और जब ये क्लॉज और सब क्लॉज आते हैं तो ध्यान रखना ये संशोधित रूप है, ठीक है ना। तो जैसे 4 आर्टिकल से संबंधित कुछ और बातें ऐड की और वहां आर्टिकल बढ़ाया जाना जरूरी है, तो 4 के ही क्लॉज और सब क्लॉज में वो चीज ऐड कर दी जाती है। इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए मैंने बोला था कि नंबर में वर्तमान में जो आर्टिकल है बच्चियों वो 395 आर्टिकल है। तो
तो वही मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 244 के जो मूल में आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट और आर्टिकल 244 क्लॉज सेकंड क्या है देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, यहां से कई बार क्वेश्चन बनते ही बनते, हर साल क्वेश्चन बनता है यहां से, और मेंस में पूछे जाते हैं। आप मेंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे, मैं दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन मेंस। तो आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट जो है ये बच्चों 5वीं अनुसूची का प्रावधान करता है, संविधान की 5वीं अनुसूची, उपबंध या प्रावधान करता है। संविधान की 5वीं जो अनुसूची है उसमें क्या उपबंध करता है, तो ये उपबंध करता है, पूछे क्या उपबंध करता है, तो ये अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करता है। हाँ डिस्कस कर लेना, एक एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा। ये अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करता है, अनुसूचित शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है। तो संविधान के आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट में 5वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि एक अनुसूचित क्षेत्र, और किसे, इसका मानदंड क्या है, अनुसूचित क्षेत्र होने का जो स्टैंडर्ड है, जो मानदंड है बच्चों, जो योग्यता है वो क्या है, वो है बहुसंख्यक या बहुलता, क्या जनजातीय बहुलता या बहुसंख्यक। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्षेत्र जहां जनजातीय की बहुलता पाई जाती है या बहुसंख्यक पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये बहुलता का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना, एक तो बहुसंख्यक होते हैं, एक अल्पसंख्यक होते हैं। एक नॉर्मली भाषा में आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो बहुसंख्यक होते हैं वहां 50% से अधिक के लिए बहुसंख्यक यूज किया जाता है और 50% से कम के लिए अल्पसंख्यक शब्द यूज किया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें 50% से ज्यादा लोग जनजातीय लोग होते हैं। जनजातीय लोग मतलब वनों में रहने वाले लोग। मैं बताऊंगा जनजातीय लोग की डेफिनेशन क्लियर करूंगा कि ये क्या होता है जनजातीय लोग। तो इनकी संख्या बहुसंख्यक होती है, 50% से अधिक मान के चलते हैं, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा फिर छठी अनुसूची में क्या है, तो भाई इसको भी पढ़ने की जरूरत है कि छठी अनुसूची में क्या है। टॉपिक को दिमाग में भर लेना, बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे समझ। तो फिर इसमें क्या है, ये किसका प्रावधान करता है या उपबंध करता है, ये करता है बच्चों छठवीं, संविधान की 6वीं अनुसूची का। एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, वही मैं डिस्कस कराऊंगा। तो ये संविधान की 6वीं अनुसूची का डिस्कशन करता है। और ये क्या किसकी बात करता है संविधान की 6वीं अनुसूची में, तो ये बच्चों ये जनजाति क्षेत्र की बात करता है, ये ट्राइब्स क्षेत्र की, ये शेड्यूल क्षेत्र की बात करता है और ये ट्राइब्स क्षेत्र की बात करता है, जनजाति क्षेत्र की। अब अनुसूचित क्षेत्र तो हमें पता चल गई कि यहाँ बहुसंख्यक जनजातियां होती हैं, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में भारत में ये 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं, 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। बताऊंगा मैं क्या है। फिर ये जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो बच्चों ये होते हैं यहाँ ऐसा क्षेत्र, किसी राज्य के अंदर का ऐसा क्षेत्र जहाँ केवल जनजाति पाई जाती है या नगण्य मात्रा में अन्य जाति मिलेंगी, अन्य जाति नगण्य मात्रा में, और अधिकांश जाति क्या होती है या केवल क्या होती है, जनजाति समूह होता है। ठीक है ना। और नगण्य मात्रा में या बहुत कम मात्रा में अन्य जाति होती है। ऐसे क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। एक बार और मैं रिपीट करवा रहा हूं, जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक, जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग जनजातीय होते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र होता है, शेड्यूल एरियाज होता है। जिस क्षेत्र में अधिकांश या केवल जनजातियां होती हैं वो क्षेत्र बच्चों ट्राइब्स एरिया होता है। ट्राइब्स एरिया को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में रखा गया है, जो आर्टिकल 244
क्लॉज सेकंड यही बोलता है कि भारत में ये जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र हैं। वही आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट ये बोलता है कि यहाँ 5वीं अनुसूची है और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में इस तरीके से भरना होगा कि ये क्या होता है अनुसूचित क्षेत्र, क्योंकि बच्चों को अधिकांशतः को ये पता ही नहीं होती है, और क्या होता है जनजातीय क्षेत्र। तो ये जानना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो जो स्वायत्त शासी परिषद की मैं बात कर रहा था बच्चों, वो अनुसूची 6 में ही बनती है, ध्यान रखना। स्वायत्त शासी परिषद की जो बात कर रहा था, तो यहां अनुसूची 6 में स्वायत्त शासी परिषद बनाई जाती हैं, और अनुसूची 5 में टैक, टैक मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, या बोल सकते हो जनजातीय सलाहकारी परिषद, जनजातीय सलाहकारी परिषद। एक एक टॉपिक क्लियर करिए, दोबारा से मैं एक बार और समझा रहा हूं। आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट बात करता है अनुसूचित क्षेत्र की। 5वीं अनुसूची में क्या बनाई जाती है, उनके लिए उनकी परंपरा को सुरक्षा प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए बच्चों जनजातीय सलाहकारी परिषद बनती है। और 6ठी अनुसूची में आने वाले जनजातीय क्षेत्र की परंपरा को बचाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या बनती है, स्वायत्त शासी परिषद बनती है। ध्यान रखना दोनों के बीच में। तो आपसे पूछे स्वायत्त शासी परिषद क्या होती है, टैग क्या होता है, तो दोनों का आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों का आपके पास जवाब होना चाहिए। तो अब मैं डिटेल में 5वीं अनुसूची को दोस्तों डिस्कस करता हूं आपके सामने कि जो 5वीं अनुसूची है, दिमाग लगाए रखना, काफी सरल तरीके से ये टॉपिक आपको डिस्कशन कराने पर मेरा फोकस है। तो ये आप बस दिमाग को यहीं रखना। तो बच्चों 5वीं अनुसूची की जब बात करते हैं, तो ये किसकी बात करती है, जब मैं 5वीं अनुसूची की बात करता हूं तो इसका विषय क्या है बच्चों, इसका विषय है अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र क्या कोई राज्य है, या कोई देश है, या राज्य के भीतर का कोई क्षेत्र है? तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों, ये जो अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं वो राज्य के ही भीतर होता है। जैसे झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो वहां क्या बनाई जाएंगे, टैक, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई होंगी जनजातियों के प्रशासन के लिए। जैसे एमपी में है, उत्तराखंड में है, इस तरीके से 10 स्टेट में अभी डिस्कस करूंगा। तो इनमें बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं, कितने ऐसी क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, सॉरी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ऐसी नहीं अनुसूचित क्षेत्र। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होगा। दूसरा, इस सूची में कितने भाग हैं, जो अलग अलग तरीके से डिस्कशन की बात करते हैं, किस आर्टिकल से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है 5वीं अनुसूची, इसकी शक्ति किसके पास है, ये भी डिस्कस करना है। 5वीं अनुसूची में जो शक्ति दी गई है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की, वो किसके पास है, और वो जो घोषित करता है वो किसके परामर्श पर करता है, किसी से कंसल्ट करता है क्या, या खुद ही कर देता है? तो ये भी क्वेश्चन हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट,
इसका कुछ भारत में नई घटनाएं क्या मिली थी, इसके पालन करने पे और न पालन करने पे, ये भी डिस्कस करना है। तो बच्चे पहला जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि वर्तमान में जो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र रखे गए वो कितने अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि वर्तमान में 10 क्या है, अनुसूचित क्षेत्र हैं। जैसे मैं आप बता देता हूं, यहीं पे डिस्कस कर देता हूं कौन कौन से 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो बच्चों पहला जो अनुसूचित क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, बी इसमें है नहीं है, सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, डी है नहीं है, जी से गुजरात, गुजरात में भी है, एच से हिमाचल प्रदेश और जे से झारखंड, क्या झारखंड में भी है। तो AC GHJ और मोरठ मतलब MOR और T। एम से बच्चे 2 हैं, एक महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी क्या है, ये परिषद हैं। ओ से आप जानते ही हो, उड़ीसा, ओडिशा। आर से राजस्थान, आर से ओडिशा लगना, आर से राजस्थान और टी से बच्चों तेलंगाना। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है, क्या आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। तो इन 10 स्टेट में अनुसूचित क्षेत्र भारत में मौजूद है। तो कितने क्षेत्र हैं, 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। तो इसके बाद बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि इसके जो भाग हैं 4, उनमें क्या क्या प्रावधान हैं। तो मैं ये मिटाल देता हूं इसे इतनी। तो 4 भाग हैं, उनका क्या मतलब है। तो इसमें भाग 4 जो हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। भाग का और भाग का और भाग घा। तो भाग का जो बात करता है बच्चों, वो सिंपल प्रावधान की बात करता है, साधारण पांचवी अनुसूची का भाग 4 साधारण प्रावधान की बात करता है। किस साधारण प्रावधान की बात करता है कि वो कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करता है, कार्यपालिका की शक्ति के प्रावधान के बारे में बात करता है। वो ये बोलता है कि प्रशासनिक जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को देंगे। प्रशासनिक रिपोर्ट को, प्रशासन रिपोर्ट को राज्यपाल किसे देंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ये भाग 1 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। भाग जो खा है बच्चे, वो टैग की बात करता है। टैग मैंने आपको बताया ही था। टैग मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करता है, और इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 सदस्य होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। जनजातीय सलाहकारी परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, और ये जो सदस्य होंगे जिस राज्य में बनेगी उसी राज्य के विधानसभा के जनजातीय मेंबर होंगे। कौन होंगे, जनजातीय प्रतिनिधि होंगे। ये जो टैग में 20 सदस्य होंगे उसी राज्य की विधानसभा के जनजातीय प्रतिनिधि होंगे, जो जनजातीय लोग चुन के गए होंगे। अब भाग 3 की बात करते हैं, भाग घा की बात करते हैं। तो ये इस बात
की शक्ति की बात करता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, उस अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा की शक्ति किसके पास है? तो ये बोलता है कि राष्ट्रपति के पास अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने की पूर्ण शक्ति होती है। ठीक है ना। और भाग गा इसके संशोधन के बारे में बात करता है, संशोधन के बारे में बताता है कि भाई संशोधन कैसे होगा, मतलब संशोधन जो भी होगा वो इस अनुसूची 5 के भाग ग में होगा। अब बात आई ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 244 और क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज फर्स्ट की बात करता है। शक्ति किसके पास है, हमने बताई दी राष्ट्र, भारत के राष्ट्रपति से, और किसकी परामर्श पर, तो ये बच्चों राज्यपाल, राज्यपाल की परामर्श पर, कंसल्टेट पर भारत का राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को दी गई। किसकी परामर्श लेगा, ये परामर्श लेगा उस राज्य की राज्यपाल की। ठीक है। इसके बाद एक चीज देखी जाती है बच्चों, वो चीज क्या देखी जाती है, मानदंड मैंने बताई थी कि बहुसंख्यक, एक मानदंड की अगर बात करें तो बहुसंख्यक आबादी होनी चाहिए उस क्षेत्र में, उस राज्य में, जनजातीय क्षेत्र की। अब बात आती है नई घटना के डिस्कशन की, तो इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि यह माना जाता है कि 5वीं अनुसूची कि भारतीय संविधान की 5वीं जो अनुसूची है, इसमें जो जनजातियों को अधिकार दिए गए थे, जो राइट दिए गए थे, जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों का पालन न होने की वजह से, उन अधिकारों का पालन न होने के कारण इसका जो परिणाम निकला था वो परिणाम था नक्सलवाद को बढ़ाना। ये माना जाता है कि भारत में जो जनजातीय क्षेत्रों में आधार, जो नक्सलवाद का जो आधार जनजातीय क्षेत्रों में था, वो यही था कि जनजातियों में 5वीं अनुसूची में जो उन्हें अधिकार दिए गए थे, जो कानून दिए गए थे, वो सही तरीके से क्रियान्वयन उनका नहीं हो पाया। उनके असंतोष की वजह से नक्सलवाद को बढ़ावा देने में जिम्मेदार अनुसूची 5 का सही तरीके से फॉलो न हो पाना था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो उसके बाद में ये थोड़ी सी बात मैं यही करता हूं, नक्सलवाद ये सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। कि ये जनजाति क्या होती है, आपसे पूछने लग जाए कि ये जनजाति क्या होती है। ठीक है ना। तो पहले तो आप ये कहोगे कि ये एक ग्रुप या कम्युनिटी, एक समूह या समुदाय होता है, लोगों का समूह या समुदाय होता है, जिसमें क्या होता है समूह और समुदाय में कि ये जो लोग होते हैं इनकी विश्वास व संस्कृति विशिष्ट होती है। मतलब जो मुख्य धारा के लोग हैं, उनसे जनजातीय लोगों की जो विश्वास एवं संस्कृति है वो बिल्कुल अलग होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो जनजातीय लोगों की जो संस्कृति होती है, उनका किसी धर्म को लेकर के विश्वास होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तब तो बात आती है
कि ये मुख्य धारा जो है उस मुख्य धारा से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। और ये लोग जीववाद और निर्जीव के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करते। जनजातीय लोग जीववाद या प्राणवाद और निर्जीव के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करते। और लौकिक एवं अलौकिक, लौकिक एवं अलौकिक मुख्य धारा से बिल्कुल इतर होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जो लौकिक एवं अलौकिक जो विश्वास में मुख्य धारा है, अलौकिक विश्वास वाली, विश्वास मुख्य धारा वाली जो समाज है उससे क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब विश्व के जो धार्मिक अनुयायी हैं, विश्व के जो धार्मिक अन्य धार्मिक अनुयायी हैं, अनुयायी, उनसे भी ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। दूसरी बात, इनमें जो सामुदायिक प्रथा होती है और जो परंपराएं होती हैं, सामुदायिक प्रथा एवं परंपरा का प्रभाव अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होते हैं। इनका प्रभाव इसमें क्या होता है, अत्यधिक देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं ये मुख्य धारा के मानव से बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसका प्रभाव उनके समूह या सामूहिक जीवन के दूसरे पक्ष पे भी पड़ता है। इसका प्रभाव उनके, जब ये अलग होते हैं, मुख्य धारा के लोग से अलग होते हैं, तो अलग होने का जो प्रभाव है वो उनके जीवन के अन्य हिस्से पे भी या अन्य पक्ष पर भी पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो मुख्य धारा से जब इनको अलग माना जाता है तो आज के जो मानव हैं वो इनको पिछड़ा मानते हैं कि भाई ये तो पिछड़े क्षेत्र या पिछड़े लोग हैं, क्योंकि वो एसी कूलर में रह रहे हैं और वो जंगलों में रह रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है। तो इनको पिछड़ा मानते हैं कि ये पिछड़ा समुदाय के लोग हैं। जब इनको पिछड़ा मानते हैं, इसी के आधार पर इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार भी किया गया। इसी के आधार पर इन लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार किया। समाज की मुख्य धारा से बहिष्कार भी हुआ। इसी सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को दूर करने के लिए, इसी सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को दूर करने के लिए या कम करने के लिए 1935 में अंग्रेजों ने एक लिस्ट बनाई थी। 1935 में अंग्रेजों ने एक लिस्ट तैयार की थी। किसके लिए? कि जो इनके बीच सामाजिक आर्थिक बहिष्कार है इसे कम करने के लिए। और वो लिस्ट क्या थी, क्या प्रावधान थे उस लिस्ट में? उसमें ये प्रावधान थे कि ऐसी जनजाति जिनको 1935 की लिस्ट में लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, वो अनुसूचित जनजाति कहलाएंगी। अनुसूचित जनजाति कहलाएंगी। और ऐसी, ये तो जनजाति थी, और ऐसी जाति जिनको 1935 में लिस्टेड किया गया जाति को, वो जाति अनुसूचित जाति कहलाएंगी।
जिन्हें आज हम SC बोलते हैं, और इनको आज हम ST बोलते हैं। क्यों बनाई गई लिस्ट? लिस्ट में क्या प्रावधान थे आपको पता चल गया। अनुसूचित जाति कहां से आई, अनुसूचित जनजाति कहां से आई, क्या होती है अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। और हल्के से उसमें मैंने ये भी बताया था कि 5वीं अनुसूची के जो मानदंड थे, कुछ मानदंड भी थे। 5वीं अनुसूची के जो मानदंड थे उन्हें हम देख लेते हैं, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। तो एक टॉपिक में मानदंड भी था, यहां लाइन खींच के बना लेना आगे। तो इसके 4 मानदंड रखे थे। इसमें कितने मानदंड रखे थे? 4। पहला जो मानदंड था वो ये था कि जनजातीय आबादी की प्रधानता होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र के मानदंड किसके? अनुसूचित क्षेत्र के। पहला क्या था कि जनजातीय बाहुलता, जनजातीय आबादी की प्रधानता। इसके लिए कोई फिक्स मानक नहीं था, ध्यान रखना, कोई फिक्स परसेंटेज वगैरह नहीं थे। इस चीज को भी आप ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। जनरली जो जनजातीय मंत्रालय वो ये मान लेता है, वैसे फिक्स बताया नहीं है, जनरली जो जनजातीय मंत्रालय है हमारा, ट्राइबल्स मिनिस्ट्री, ये मान लेता है कि जहां 50% से अधिक जनजाति हैं वो जनजातीय प्रधानता के अंतर्गत आती हैं और वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होता है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के जो मानदंड हैं, पहला मानदंड क्या है? पहला मानदंड यही है कि वहां जनजातीय बाहुलता होनी चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए। और घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति। और सलाह किसकी लेगा? परामर्श किसकी लेगा? राज्यपाल की। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट, ये मानदंड थे। दूसरा मानदंड ये था कि क्षेत्र की संगतता और उचित आकार होना चाहिए। क्षेत्र की संगतता व उचित आकार, उचित आकार। तीसरा जो था व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई, व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई, जैसे राज्य तालुका वगैरह या जिला ब्लॉक तालुका, जिला ब्लॉक तालुका होते हैं, इस तरह की व्यवहारिक इकाई। और जो लास्ट था वो आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन, तुलना किसकी? पड़ोसी राज्य व क्षेत्रों की तुलना में। उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य और क्षेत्र थे उसकी तुलना में वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए? पिछड़ा हुआ होना चाहिए आर्थिक रूप से। तो जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के मानदंड थे वो किसके पास थे? राष्ट्रपति के पास, और वो राज्यपाल की सलाह के अनुसार आर्टिकल 244 क्लॉज फर्स्ट के तहत उस क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। जिसमें 4 मानदंड रखे थे। पहला मानदंड था उस क्षेत्र में जनजातीय बाहुलता होनी चाहिए, इसका कोई मानक फिक्स नहीं था, लेकिन जनजातीय मंत्रालय ने ये बोल दिया था जहां 50% से ज्यादा होंगे उसे बहुसंख्यक या बहुलता मान लिया जाएगा। दूसरा, उस क्षेत्र की संगतता होनी चाहिए और उचित आकार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्राइबल्स पॉपुलेशन। व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए, जैसे वहां जिला ब्लॉक तालुका वगैरह ये होनी चाहिए। आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, जिस क्षेत्र में आर्थिक अनुसूचित क्षेत्र घोषित करोगे उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उससे वो क्षेत्र क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए उसमें। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये बताई थी जो जनजाति होती हैं वो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होती हैं, जबकि मुख्य धारा वाले लोग जो होते हैं
वो जो प्रचलित धर्म होता है उसमें निर्जीव और सजीव में भेद नहीं करते। ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बच्चों, एक थोड़ा सा बात ये भी थी, मैंने ये बताई थी कि 5वीं जो अनुसूची है उसका सही से पालन न कर पाने की वजह से नक्सलवाद, उस क्षेत्र में नक्सलवाद ने क्या लिया, जन्म लिया। जब तो उसका आधार क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से जनजाति ही होनी चाहिए, या हम इसे बोल सकते हैं वामपंथी अतिवाद या उभार। तो इस सूची का पालन न कर पाना ही वामपंथी अतिवाद या उभार को जन्म देता है या परिणाम के रूप में उत्पन्न करता है, जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE बोलते हैं, वामपंथी अतिवाद या उभार। अगर इसे लोकप्रिय भाषा में बोले तो इसी को हम नक्सलवाद बोलते हैं। इसकी लोकप्रिय भाषा क्या है, वामपंथी अतिवाद या उभार की। इसे मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, क्या नक्सलवाद होता है, क्या वामपंथी अतिवाद होता है, ठीक है ना, क्या उग्रवाद होता है ना, क्या चरमपंथी होते हैं, ये सब आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो सिंपल बात यही थी ना कि 5वीं अनुसूची के तहत जो जनजाति थी उनको विशेषाधिकार, उनको उनके विशेषाधिकार न दिए गए, तब उनके असंतोष का परिणाम था नक्सलवाद, जिसके लिए बच्चियों वर्ष 1965 में, कब, वर्ष 1965 में एक जज थे लोकुर, तो उन लोकुर जज के नाम पर एक लोकुर समिति बनाई गई थी, लोकुर समिति, ये जज थे और ये समिति बनाई गई थी वर्ष 1965 में, ध्यान रखना, लोकर समिति। और इस लोकर समिति ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी उस समय। तो उस लोकर समिति ने जनजातीय समुदाय को स्पष्ट किया, उसकी डेफिनेशन दी, जनजातीय समुदाय को परिभाषित किया। क्या किया, परिभाषित किया कि जनजातीय क्षेत्र क्या होता है। तो उन्होंने ये बोला था, परिभाषित किया था, विश्वास और प्रथाओं के आधार पर, विश्वास व प्रथाओं के आधार पर, यानी कि मुख्य धारा के लोगों से विश्वास और प्रथाएं परंपराएं बिल्कुल अलग होती हैं। दूसरा, सामुदायिक प्रणाली के आधार पर, सामुदायिक प्रणाली के आधार पर, मुख्य धारा में व्यक्ति पर तब भी, क्योंकि हमने पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित होकर के आज की मुख्य धारा ने व्यक्ति विशेष पर फोकस दिया, लेकिन ये लोग समुदाय प्रणाली पर फोकस देते हैं आज भी। दूसरा, इसने परिभाषित करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण के आधार पर बोला कि ये तकनीकी रूप से क्या होती हैं, मुख्य धारा के लोगों से बिल्कुल पिछड़ी हुई होती हैं। इसी को इन्होंने अगड़ा और पिछड़ा बोलिया। अगड़ा क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ही प्रिमिटिव ट्राइब्स ग्रुप, PTG बोल सकते हो, को डिफाइन किया था। तो इन्होंने साफ बोला था अपनी डेफिनेशन में, जो जनजातीय समूह या समुदाय होता है वो जीववाद और प्राणवाद को स्वीकार करता है। क्या करता है, जीववाद और प्राणवाद को स्वीकार करता है। कौन, जो जनजातीय समूह होता है। वैसे तो कुछ अन्य भी समाजशास्त्री थे या मानव शास्त्री थे, उन्होंने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। मैं अगर अन्य मानव शास्त्रियों की बात करूं तो अगर मैं उनके अनुसार बात करता हूं, किसके अनुसार,
विभिन्न मानव शास्त्रियों के अनुसार, उनके शोध के बारे में बात करता हूं, उनके शोध के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ मानव समूह होते हैं जो निर्जीव और सजीव के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। कुछ मानव समूह ऐसे होते हैं, भाई एक मानव समूह और दूसरा मानव समूह, उनके कुछ मानव समूह ऐसे होते हैं जो निर्जीव और सजीव के बीच में क्या नहीं करते, भेद नहीं करते। और कुछ ऐसे होते हैं जो भेद करते हैं। क्या करते हैं? भेद करते हैं। ये मानव शास्त्री बता रहे थे इस बात। उनमें जो भेदभाव नहीं करते वो जीववाद और प्राणवाद को स्वीकार करते हैं। वो क्या करते हैं? वो जीववाद व प्राणवाद को स्वीकार करते हैं। इन्हीं को बोला गया एनिमिज्म। इन्हीं को क्या बोला गया? इन्हीं को बोला गया एनिमिज्म। एनिमिज्म, एनिमिज्म। तो पूछे एनिमिज्म क्या होता है? आप बोल सकते हो ऐसा मानव समूह जो निर्जीव और सजीव के बीच भेदभाव नहीं करता, जो जीववाद और प्राणवाद को स्वीकार करता है। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो किसी न किसी विश्वास के रूप में मौजूद होती है। ये किसी न किसी पर एक विश्वास का, इनका विश्वास किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। और जो भेदभाव करता है उसमें विभिन्न सारे प्रचलित धर्म हैं, विभिन्न सारे प्रचलित धर्म हैं जो भेदभाव करते हैं। बहुत सारे प्रचलित धर्म हैं। जैसे हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी। बौद्ध, जैन, यहूदी, ये क्या करते हैं? ये भेदभाव करते हैं जीव और निर्जीव और सजीव के बीच में। इनमें लौकिक और अलौकिक के बीच भी भेदभाव किया जाता है। इनमें लौकिक और अलौकिक, मतलब ईश्वरीय सत्ता, नास्तिक और आस्तिक भी भेदभाव किया जाता है। ईश्वरीय सत्ता और बिना ईश्वरीय सत्ता के बीच क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। किसमें? ऐसे लोग जो निर्जीव और अजीव सजीव के रूप में भेदभाव करते हैं। ठीक है। तो एनिमिज्म जब आपसे पूछता है कुछ मानव शास्त्री इस तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। तो वो ये भी बोलते हैं कि जो एनिमिज्म से परे लोग होते हैं, मुख्य विचारधारा के जो लोग होते हैं, तो मुख्य विचारधारा के लोग ये होते हैं, इनकी जो संस्कृति, जनजातियों की जो संस्कृति और सभ्यता और कल्चर, जो धर्म होता है वो इनसे बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए इन्हें एनिमिज्म भी बोला जाता है। और जो मुख्य धारा वाले लोग होते हैं जिनमें धर्म प्रचलित होते हैं, जैसे हिंदू है, ईसाई है, जैन, बौद्ध, पारसी, ये हैं, इसमें जरूरी होता है कि किसी एक अलौकिक सत्ता को या आदर्श को जरूर स्वीकार किया जाए। ये निश्चित रूप से किसी एक अलौकिक सत्ता या आदर्श को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये किसने बोला? ये विभिन्न मानव शास्त्री बोल रहे थे। लेकिन लोकुर समिति ने जो 3 स्टेटमेंट दिए थे कि इनकी सामुदायिक प्रणाली के आधार पर इनको जनजाति बोला जाता है, विश्वास और प्रथाओं के आधार पर बोला जाता है, तकनीकी दृष्टिकोण के आधार पर, क्योंकि तकनीकी दृष्टिकोण से क्या होते हैं? ये पिछड़े हुए होते हैं। इसी आधार पर एक रूप में और देख सकते हैं, अगड़ा और पिछड़ा। अगड़ा मतलब फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड।
ठीक है ना, पिछड़े हुए। तो इन्होंने किस रूप में देखा, लोग और सिमटी ने, तो इन्होंने ये बताया कि जो अगड़े लोग होते हैं, फॉरवर्ड लोग होते हैं, वो प्रकृति से दूर होते हैं और तकनीकी के नजदीक होते हैं। प्रकृति से दूर होते हैं और ये तकनीकी के नजदीक होते हैं। इस आधार पर इन्होंने अपने को क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये लोग अंगड़ा लोग होते हैं, और जो पिछड़े लोग होते हैं उन्होंने ये बताया ये प्रकृति, जो जनजाति होती है वो प्रकृति के नजदीक होती हैं और तकनीकी से दूर होती हैं। ये क्या होती है, तकनीकी से दूर होती हैं। तो इसे किस तरीके से डिफाइन करोगे, जैसे मैं अंगड़ा जातियों की बात करूं तो इन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हैं, उन्होंने ये कही कि ये जो पिछड़े लोग होते हैं ये निशाचर नहीं होते, जबकि रियलिटी देखी जाए तो ये बात वास्तविक रूप से क्या है, ये गलत है। जो लोग प्रकृति के नजदीक हैं वो लोग अच्छे होने चाहिए, वो लोग अगड़े होने चाहिए, और जो प्रकृति से दूर हैं वो लोग पिछड़े होने चाहिए। रियलिटी तो यही बोलती है। जबकि ये अगड़े लोग पिछड़े लोगों को बोलते थे, जो आधुनिक तौर पर हम देखें, आधुनिकता का अगर मतलब समझें, इनमें अगर हम इनकी आज की विचारधारा को देखें, अभी हाल फिलहाल की, जो हम लोग भी कहते हैं नॉर्मली तौर पर, मैं मॉडर्न पेज की बात करूं आधुनिकता के, तो आधुनिकता का मतलब ये बोलता है इन लोगों के बारे में, या कुछ लोग कहते हैं कि तुम रात में 9 बजे ही सो जाते हो। एक एग्जाम्पल मान के चलो, ये बोलते हैं कि भाई तुम रात में क्या करते हो यार, 9 बजे सो जाते हो, रात में जगते नहीं हो। अरे 12 बजे जगा करो, या पूरे निशाचर रहा करो। क्या रहा करो, निशाचर रहा करो, मतलब पूरी रात जगिए। इनका मतलब क्या है कहने का, इनका मतलब कहने का ये है बच्चों कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से, ये जो लाइट वगैरह जो होती हैं, कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से रात्रिचर जीवन को बढ़ा लिया है। रात्रिचर जीवन को क्या कर लिया है, बढ़ा दिया है। जबकि प्रकृति का नियम ये बोलता है कि रात किसके लिए दी जाती है, रेस्ट के लिए दी जाती है। जब ये रात में भी क्या करते हैं, काम करते हैं, आज के जो अगड़े लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इसका परिणाम कभी कभी हम देखते हैं, तो जब अंडमान निकोबार पर उस समय जब सुनामी आई थी, तो ये बोला जाता है कि अंडमान निकोबार की कुछ जनजाति थी, जो मैक्सिमम जनजाति प्रकृति से जुड़ी होती है। कुछ जनजातियों ने ये बता दिया था, या उन्हें ये आभास हो गया था कि यहाँ कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा होने वाली है, इसीलिए वो जनजाति थोड़ा सा अपने द्वीप से ऊपर की ओर, जहां उनका निवास स्थान था उससे ऊपर की ओर चली गई। जबकि जो अगड़े लोग थे वो उस सुनामी की लपेट में आ गए। तो आप मुझे बताइए वास्तविकता में कौन अगड़ा है या कौन पिछड़ा है। तो रियलिटी तो यही है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो लोग अगड़े लोग हैं, और जो प्रकृति से, जबकि अगड़े लोग क्या मानते हैं आज के आधुनिक अगड़े लोग, कि भाई जो सुबह 9 बजे ही सो जाते हैं, या जो प्राकृतिक रूप से टाइम ही यही होता है सोने का, तो वो पिछड़े हैं, है ना। जबकि ये लोग अपने को क्या मानते हैं, पूरी रात जग करके, ये जो निशाचर लोग हैं ये अपने को अगड़ा लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्लास थोड़ा सा बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं डिस्कशन को आज यही छोड़ता हूँ। कल जो हमारा डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा कि ये जो नक्सलवाद है ये क्या है, चरमपंथ, वामपंथ ये क्या है, उग्रवाद क्या है, किस तरीके से ये भारत में पनपा, क्योंकि इस पर आईएएस में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। और कल हम आर्टिकल 244 का फर्स्ट पे ही क्वेश्चन है, जिसे हम कल आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 1-2 क्वेश्चन में बस सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करता हूं। तो क्वेश्चन है बच्चियों, मेरा क्वेश्चन है आपसे, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीडीएस 2019 में।
और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे, एक ही क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं। भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो पांचवी क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको बताना है। पांचवी अनुसूची के संदर्भ में सत्य नहीं है, और ये CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है बच्चियों, ए जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि यह राज्यों, राज्य कौन से, AMTM, ये आपको पता, ये मैंने बता दिया। राज्यों में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध है। यह राज्यों के कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए क्या है, विशिष्ट उपबंध है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा पूछा इसने, ये AMTM को छोड़कर लिखना, AMTM को छोड़कर, ठीक है ना। बी है इसमें बच्चियों, पांचवी अनुसूची के अधीन, 5th अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाती हैं। दूसरा ये है बच्चों, इसमें सी जो इसका ऑप्शन दे रखा है वो ये है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध, अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। डी है बच्चों, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है, के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है। एक ही क्वेश्चन दूंगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, और ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका क्या देना है, इसका आंसर देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन है जो पांचवी अनुसूची है उसके बारे में सही नहीं है। यह राज्य, कौन से राज्य, AMTM को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध है। दूसरा, पांचवी अनुसूची में परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। तीसरा, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनकी भूमि के अंतरण के प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए
विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। चौथा है बच्चों, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है। तो आज क्लास इतनी ही है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत बच्चों।